जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, तो उसी क्रम में मैं एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। जीके का सेट नंबर 12 है। क्लास को शुरू करूं इस सबसे पहले आप सभी को ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए ये साल बहुत मंगलकारी हो। आप सभी की जो भी टारगेट हैं, जो भी सपने हैं, वो सब साकार हों। आप स्वस्थ रहें, कामयाबी आपके कदम चूमती रहे, आपके परिवार में सब खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास को शुरू करता हूं। सेट नंबर 12 यूपी पी स्पेशल। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, ये साल में आपको बहुत सारी उम्मीदें होंगी अपने आप से, बहुत सारे सपने होंगे आपके जो आपको साकार करने हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उम्मीदें दूसरे लोगों से मत रखना। जो करना है वो आपको करना है। दूसरे लोग सिर्फ आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीदें अपने आप से रखिएगा, बाकी किसी से नहीं। जो करना है वो आपको करना है। पेपर आपको देना है, एग्ज़ाम क्लियर आपको करना है, नौकरी आपको लेनी है, तो सब कुछ आपको करना है। तो दूसरे लोगों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, ठीक है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। एक रिपीट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में रिपीट डाले गए हैं जो प्रीवियस क्लासों के हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कानून के शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों, कानून के शासन की अवधारणा जो हमने कहाँ से ली, आपके ऑप्शन है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फ्रांस। दोस्तों, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम से कानून के शासन की अवधारणा ली गई है, ठीक है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम की जगह ब्रिटेन भी ऑप्शन में हो सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, हम बात करें और क्या क्या चीज़ें हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो एकल नागरिकता जो ली गई है वो भी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। और क्या है, दोहरी संसदीय व्यवस्था। दोहरी संसदीय व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, तो वो भी हमने ली है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। और रिट वर्ड का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, तो वो भी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ही लिया है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है ना, वो लिखित संविधान नहीं है, वो अलिखित संविधान है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है आपका जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपात उपबंध लिए हैं। आपात उपबंध जो लिए गए हैं वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, तो ये बिंदु भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये जो 3 वर्ड हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल होते हैं, वो फ्रांस की क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये वर्ड भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं या फ्रांस से लिए गए हैं। दूसरा, अमेरिका से हमने क्या लिया दोस्तों, अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है, उपराष्ट्रपति का पद। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आपसे पूछा गया था कानून का शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो कानून के शासन की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, थॉमस कप जो है ना, ये आपका बैडमिंटन से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, थॉमस कप बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन के लिए ना आपको एक कप और याद रखना, उबेर कप। उबेर कप ये भी बैडमिंटन के लिए होता है, लेकिन ये महिलाओं के लिए खेला जाता है, ठीक है। टेनिस की बात करें तो डेविस कप टेनिस के लिए सबसे फेमस है, डेविस कप। क्लियर। पोलो के लिए अजरा कप, अजरा कप। तो ये भी आपको याद रखना है, पोलो के लिए अजरा कप होता है, बैडमिंटन के लिए उबेर कप और थॉमस कप, टेनिस के लिए डेविस कप। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा, भारत में खेल दिवस कब होता है, तो आप याद रखना, भारत में 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती होती है, ध्यानचंद की जयंती होती है। हॉकी के जादूगर के रूप में ध्यानचंद को जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है आपकी 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में। क्लियर। आपसे पूछा गया थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चेराम किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, चेराम कहाँ का लोक नृत्य है, आपके ऑप्शन है नागालैंड, असम, अरुणाचल और मिजोरम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मिजोरम का लोक नृत्य है चेराम। आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। मिजोरम का लोक नृत्य है चेराम। दोस्तों, मिजोरम का ना एक नाम और भी है, क्या आपको पता है कि मिजोरम को लुसाई हिल भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लुसाई हिल
किस राज्य को कहा जाता है? तो मिजोरम को। और दूसरा मोलेसिस बेसिन, मिजोरम का एक नाम और भी है, मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, मोलेसिस बेसिन किसका नाम है? तो मिजोरम का नाम है मोलेसिस बेसिन, और लुसाई हिल भी। क्लियर दोस्तों? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मिजोरम के बारे में। मिजोरम में ना एक त्यौहार भी मनाया जाता है, और इस त्यौहार का नाम है चपचार कुट। चपचार कुट ये किस राज्य का त्यौहार है? तो मिजोरम का। और मिजोरम में एक टाइगर रिजर्व दम्पा, दम्पा टाइगर रिजर्व, ये भी आपका मिजोरम में है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, मिजोरम में। अच्छा, मिजोरम के बारे में एक चीज़ और याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत जो देखा जाएगा वो कहाँ पर है? तो भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम में ही है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका असम, असम का एक डांस याद रखिएगा, बिहू, असम का डांस है बिहू। अरुणाचल प्रदेश का डांस याद रखिएगा, पोपिर, पोपिर। और रीखमपाड़ा, पोपिर और रीखमपाड़ा कहाँ के डांस हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के डांस हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, चेराम मिजोरम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिटी कल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों बिटी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन है सब्जी की खेती, मछली पालन, अंगूर की खेती, और या रेशम कीट पालन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अंगूर की खेती को बिटी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, अंगूर की खेती बिटी कल्चर। अच्छा, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? तो सेरी कल्चर बोला जाता है, सेरी कल्चर। तो ये भी आपको याद रखना है, सेरी कल्चर, रेशम कीट पालन। क्लियर? अच्छा, मछली पालन को क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर, पिसी कल्चर, ये मछली पालन को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, पिसी कल्चर। क्लियर? और सब्जी, सब्जी की खेती क्या कहलाती है? ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। आपसे पूछा गया बेटी कल्चर, अंगूर की खेती। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, मोजाम्बिक देश की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों मोजाम्बिक देश की मुद्रा, एक और रिपीट क्वेश्चन है, तो बोलीवार, फॉरेंट, टका या मेटिकल? ये मेटिकल है। तो इसकी सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, मेटिकल, ये मोजाम्बिक देश की मुद्रा है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, बोलीवर किसकी मुद्रा है? तो वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर है, वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा फॉरेंट, हंगरी की मुद्रा फॉरेंट है। बाकी आप जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपकी टका है। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं, बोलीवर वेनेजुएला की मुद्रा, फॉरेंट हंगरी की मुद्रा, टका बांग्लादेश की मुद्रा, और मेटिकल मोजाम्बिक देश की मुद्रा है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन जो होता है वो हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पुलिस, पुलिस को सहयोग करें, पुलिस सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट दिवस है, ये आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, पुलिस सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को। अच्छा, 21 सितंबर लिखा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ना वो किस शहर में? आपके ऑप्शन न्यूयॉर्क, लंदन, हैग या पेरिस। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, द हैग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों पेरिस में कौन सा मुख्यालय है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय। लंदन में कॉमनवेल्थ नेशंस का मुख्यालय है, कॉमनवेल्थ नेशंस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में है कॉमनवेल्थ नेशन का मुख्यालय। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खजुराहो के स्मारक किस राजवंश के द्वारा निर्मित करवाए गए? दोस्तों खजुराहो के जो मोनूमेंट्स हैं ये आपके हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। तो खजुराहो के स्मारक जो है वो किसने बनवाए थे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, चंदेल राजवंश के द्वारा ये खजुराहो के स्मारक बनवाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आपको याद रखना। मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर, छतरपुर में आपको ये खजुराहो के स्मारक देखने को मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न,
डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? दोस्तों डोगरी भाषा जो बोली जाती है वो आपके कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। डोगरा राजवंश आप सुने होंगे, तो उसका उनकी जो भाषा थी वो डोगरी भाषा थी। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। अरे जम्मू कश्मीर में ना आपको 3-4 डांस याद रखने हैं। जैसे आपसे को पूछा जाए दमाली कहाँ का लोक नृत्य है, तो दमाली जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इसके साथ साथ रऊफ बहुत आता है एग्जाम में। रऊफ कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। हिकत कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। और दुमहल, दुमहल कहाँ का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का। कूद कहाँ का है? कूद भी आपका जम्मू कश्मीर का है। तो इसी सारे लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। दमाली, रऊफ, दुमहल और कूद जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में ना आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर दाचीगाम नेशनल पार्क है। दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम का मतलब क्या होता है? दाची मतलब 10, ठीक है, और गांव मतलब गांव, तो 10 विलेज। और दूसरा कौन सा है? किश्तवाड़। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अरे जम्मू कश्मीर में आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, जम्मू कश्मीर का नया साल क्या है? नवरेह। जम्मू कश्मीर का नया साल नवरेह है। और जम्मू कश्मीर में एक बांध है, सलाल बांध। सलाल बांध कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। तो ये भी बिंदु आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं, यहाँ पे एवं कर लीजिए, एवं वनस्पतियों का आकलन करने के लिए रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों संकटग्रस्त जीव जंतुओं का आकलन करने के लिए रेड डाटा बुक जारी होती है। और ये कौन जारी करता है? आपके ऑप्शन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, WWF, UNEP और IUCN। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, IUCN। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। IUCN इसको जारी करता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड शहर में है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड शहर में, और ग्लैंड जो शहर है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है, ये आप याद रखिएगा। ये रेड डाटा बुक जारी करता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था क्वेश्चन। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी, केन्या नैरोबी में। और WWF का ये ग्लैंड में ही है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, आप दो टर्म पढ़ते होंगे, एक फ्लोरा और एक दूसरा फोना। तो फ्लोरा क्या होता है और फोना क्या होता है? दोस्तों फ्लोरा का मतलब है वनस्पति, पेड़ पौधों को फ्लोरा कहा जाता है और जीव जंतुओं को फोना कहा जाता है। तो ये बिंदु भी आपको याद रखना है कि फ्लोरा में क्या चीज़ें शामिल हैं। फ्लोरा में वनस्पति शामिल होती है, पेड़ पौधे, और दूसरा फोना में जीव जंतु या प्राणी शामिल होते हैं। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों पणजी जो है ना, ये गोवा के राजधानी है गोवा की। ये कौन सी नदी के किनारे है? आपके ऑप्शन है ब्यास, सरयू, मांडोवी या गंगा। दोस्तों सही जवाब होगा मांडोवी नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है कि मांडोवी नदी पर एक झरना है? कौन सा? दूध सागर झरना। दूध सागर झरना ये कौन सी नदी बनाती है? तो मांडोवी नदी। गोवा की राजधानी मांडोवी पणजी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में इरावदी डॉल्फिन किस झील में पाई जाती है? दोस्तों इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है बुलर झील, सामर झील, पुलिकट झील या चिल्का झील। देखो इरावदी डॉल्फिन जो है ना, ये खारे पानी की डॉल्फिन है। और ये कौन सी झील में मिलेगी आपको? चिल्का झील में। ऑप्शन ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इरावदी डॉल्फिन चिल्का झील में पाई जाती है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों चिल्का झील किस राज्य की बात हो रही है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में है चिल्का झील, और ये बंगाल की खाड़ी के किनारे है। ये एक लैगून झील होती है। ठीक है। बुलर झील दोस्तों भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। और बुलर झील को पानी जो देती है वो कौन सी नदी देती है? वो आपकी झेलम नदी देती है। ठीक है। पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है पुलिकट झील। तो ये भी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। क्लियर दोस्तों। आपसे पूछा गया था इरावदी डॉल्फिन चिल्का झील में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शांति का नोबेल देने के लिए सेरेमनी किस शहर में आयोजित की जाती है? दोस्तों आपके ऑप्शन है मनीला, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम या ओस्लो। तो पहली बात तो आप याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, जिसमें आपका भौतिकी है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक और लिटरेचर और पीस, इन 6 क्षेत्रों में मिलता है। तो 5 का तो मिलेगा आपका स्टॉकहोम में।
लेकिन शांति का नोबेल कहाँ पे मिलता है? इसका सही जवाब होगा आपका ओस्लो में मिलता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहाँ पर हर साल शांति का नोबेल देने के लिए सेरेमनी आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई है? 1901 में। लेकिन याद रखना अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो नोबेल पुरस्कार शांति के लिए कहाँ मिलता है? ओस्लो में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सौरमंडल के वे ग्रह कौन से हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? आपके ऑप्शन है बुध में शनि, बुध में मंगल, बुध में शुक्र, मंगल में शुक्र। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों हम अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पृथ्वी की बहन किसको कहा गया? पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र को। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, ये सारे शुक्र ग्रह के नाम होते हैं। क्लियर दोस्तों। और हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सबसे हॉट ग्रह भी कौन सा है? तो वो भी शुक्र ग्रह है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सौरमंडल के वे ग्रह कौन से हैं जिनका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक डीमोस है और एक फोबोस है। तो ये भी आपको याद रखना है कि डीमोस और फोबोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऐसे ग्रह कौन कौन से थे? बुध और शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, राजपीपला, मैकाल व महादेव की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुड़ा, शिवालिक या नीलगिरी। दोस्तों राजपीपला की पहाड़ी गुजरात में है, मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। तो ये आप याद रखिएगा, सतपुड़ा रेंज इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी, सतपुड़ा रेंज में राजपीपला की पहाड़ी आती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अच्छा, क्या आपको पता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है? धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप याद रखिएगा। विंध्या की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना पीक। विंध्या पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वह आपकी सद्भावना पीक। नीलगिरी की कौन सी है? डोडा बेट्टा। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो डोडा बेट्टा है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। तो राजपीपला की पहाड़ी सतपुड़ा रेंज में आती है। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मेघालय में नहीं मनाया जाता? आपके ऑप्शन है हॉर्नबिल, वांगला, नोंगक्रेम या बहदीन खलम। दोस्तों वांगला, नोंगक्रेम और बहदीन खलम, ये जो त्यौहार है ये आपके मेघालय के त्यौहार हैं। लेकिन जो हॉर्नबिल त्यौहार है ना, वो आपका नागालैंड में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड का है और बाकी त्यौहार आपके मेघालय के हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है तो आपसे आपको याद रखना है। दोस्तों मेघालय की हम बात करें तो मेघालय का ना एक डांस याद रखिएगा, लाहो। लाहो डांस किस राज्य में किया जाता है? तो मेघालय का डांस है लाहो डांस। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है पट्टाडकल, हम्पी, मदुरई या तंजावुर। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो है ना, इसका निर्माण चोल राजवंश के द्वारा करवाया गया था। ये ग्रेट लिविंग चोल हेरिटेज में आती है। तो ये कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी, तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे है? तो ये कावेरी नदी के किनारे है। बृहदेश्वर मंदिर कावेरी नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखना। बात किस राज्य की हो रही है? तमिलनाडु की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मदुरई में कौन सा मंदिर है? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, ये मदुरई में है। बैगई नदी यहाँ बहती है, मीनाक्षी मंदिर। बाकी हम्पी आप जानते हैं, हम्पी में तो स्मारक यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा गया बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है? सतरिया
निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों सतरिया एक क्लासिकल डांस है, किस राज्य का? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर आपके ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी असम का क्लासिकल डांस है सतरिया। क्लियर दोस्तों। अच्छा, असम का एक डांस और याद रखिएगा, देवधानी। असम का एक डांस और पूछा जाता है, देवधानी। एक और आपसे पूछा जाएगा जैसे तबल चोंगली। तबल चोंगली कहाँ का डांस है? तो असम का डांस है तबल चोंगली। उसके साथ साथ बिहू आपको याद रखना है, बिहू। ठीक है, बिहू भी आपसे पूछा जाता है। खेल गोपाल आपके एग्जाम में बहुत आता है, खेल गोपाल कहाँ का डांस है? तो ये भी असम का ही डांस है। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। क्लियर दोस्तों। सतरिया असम का क्लासिकल डांस है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक डांस याद रखिएगा, पंथी। पंथी। दूसरा पंडवानी। पंडवानी, पंथी, और एक और याद रखिएगा राउत नाचा। राउत नाचा, ये सारे डांस कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के डांस हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तानसेन फेस्टिवल किस शहर में मनाया जाता है? दोस्तों तानसेन फेस्टिवल कहाँ होता है? ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, झांसी या आगरा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ग्वालियर में मनाया जाता है। अच्छा, ग्वालियर में क्यों मनाते हैं? क्योंकि तानसेन का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। ये एक संगीत का फेस्टिवल होता है, मध्य प्रदेश की सरकार इसको आयोजित करती है ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, तानसेन फेस्टिवल ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, घाना देश की मुद्रा है। दोस्तों घाना देश की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है रूबल, बिर, दिरहम या सेदी। तो घाना की मुद्रा है ऑप्शन डी, सेदी। सेदी घाना की मुद्रा का नाम है। दिरहम यूएई की मुद्रा है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। बिर इथोपिया की मुद्रा का नाम है, इथोपिया की मुद्रा बिर है। और रूबल, रूबल जो है रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा रूबल है। क्लियर, ये आप याद रखिएगा। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, रूबल, बिर, दिरहम और सेदी। क्लियर। अच्छा, घाना की राजधानी क्या? अकरा। घाना की राजधानी अकरा है और इसकी मुद्रा सेदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? दोस्तों केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, झांसी, बरेली या लखनऊ। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बरेली में है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पर? बरेली में, इज्जत नगर में। इज्जत नगर में पक्षी अनुसंधान संस्थान है। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, बरेली जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, रामपुर का पड़ोसी जिला। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें पक्षियों के बारे में, तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि ऑर्निथोलॉजी क्या होता है। ऑर्निथोलॉजी क्या है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पक्षियों का हृदय और मानव का हृदय कितने चैम्बर में विभाजित होता है? 4 चैम्बर। याद रखिएगा कि पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पक्षियों की। क्या आपको पता है कि भारत का बर्डमैन किसको कहा जाता है? भारत का बर्डमैन किसको कहा गया है? तो आप याद रखिएगा, भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली को कहा जाता है भारत का बर्डमैन। ठीक है, और सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? द फॉल ऑफ स्पैरो। द फॉल ऑफ स्पैरो, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो द फॉल ऑफ स्पैरो, ये सलीम अली की आत्मकथा का नाम है। तो आप यह याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया था केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये बरेली में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व बास्केटबॉल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व बास्केटबॉल दिवस ये नया दिवस है और इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। विश्व बास्केटबॉल दिवस हर साल होता है 21 दिसंबर को। अभी नया शुरू किया गया है। ठीक है, 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे शतरंज दिवस कब होता है, तो विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा गया? विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश रूस, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा। इसका सही जवाब कनाडा तो बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, फ्रांस। वर्ष 1954 में फ्रांस पहला देश बना था जिसने जीएसटी को लागू किया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। और भारत में जो जीएसटी है ना, इसके कितने घटक हैं? 4। सीजीएसटी, एसजीएसटी,
UTGST और IGST। तो कभी क्वेश्चन आए कि जीएसटी के कितने कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो जीएसटी है इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, तो 101वां अमेंडमेंट एक्ट था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम ये जीएसटी को मान्यता देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जीएसटी परिषद जो होती है इसमें कितने मेंबर होते हैं, 33 मेंबर होते हैं। आपसे पूछा गया जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ आते हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में आते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? आरएसएस के संस्थापक आपको बताना है कौन थे। आपके ऑप्शन है BD सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केशव बलिराम हेडगेवार। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, केशव बलिराम हेडगेवार। इन्होंने 1925 में इसकी स्थापना की थी। 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई। और आरएसएस का मुख्यालय जो है ना वो उस शहर में है जहाँ पे कपास अनुसंधान केंद्र है, तो नागपुर में इसका मुख्यालय है। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक KB हेडगेवार थे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत का मानक समय ग्रीनविच देश माध्य से किस देशांतर पर लिया गया है? आपके जवाब है 80.5 पूर्वी देशांतर, 75.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है भारत का स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है दोस्तों, और ये ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये कैसी बात हुई? देखो, ये ग्लोब मान लीजिए, ये देशांतर रेखा है, भारत कहीं यहाँ आता है, तो 1 डिग्री बराबर जो होता है ना वो आपका 4 मिनट के अंतर पे होता है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यहाँ पे कितने डिग्री है, 82.5। 82.5 को गुणा कर दो 4 से, तो कितना आएगा आपका 5 घंटे 30 मिनट। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 82.5 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, माई लैंड माई पीपल किसकी आत्मकथा है? माई लैंड माई पीपल जो आत्मकथा है किसकी, हमें बताना है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। सॉरी, यहाँ पे 2 बार अम्बेडकर का नाम मेंशन हो गया है, तो ये आप भूल जाइएगा। तो अगला ऑप्शन है दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, 14वें दलाई लामा जो है इनकी आत्मकथा का नाम है माई लैंड माई पीपल। माई लैंड माई पीपल ये दलाई लामा की आत्मकथा है, आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है, वेटिंग फॉर वीज़ा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीज़ा। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों, सिल्वीकल्चर किसके लिए होता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, वन संवर्धन। सिल्वीकल्चर वन से संबंधित होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। तो ये जो IFS है ना वो भारतीय वन सेवा है। भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, वन संवर्धन। अच्छा, वन किस सूची का विषय है, तो आप याद रखिएगा, वन जो है ना वो समवर्ती सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है, आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, गिनी देश की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है लिब्रेविले, यामासुक्रो, सैन जोस या कोनाक्री। तो दोस्तों, यहाँ पे मैप देख लिए पहले, तो आपको और थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये आपका गिनी देश है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। तो ये आपका गिनी है जो आपका कलर में हो रहा है, और इसकी राजधानी क्या है, कोनाक्री। तो ये आप याद रखिएगा, गिनी देश की राजधानी क्या है, कोनाक्री है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कोनाक्री। गिनी देश की राजधानी कोनाक्री, ऑप्शन डी। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा है लिब्रेविले, गैबोन देश की राजधानी क्या है, लिब्रेविले है। और यामासुक्रो किसकी है, आइवरी कोस्ट की राजधानी है। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामासुक्रो। सैन जोस किसकी है, कोस्टा रिका की है, कोस्टा रिका। क्लियर।
तो दोस्तों ये था आज का एक और सुपर मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपनी कोई भी क्वेरी। तो आप अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।